गर्मी है ये हार्ट के इशू वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ क्या काम करती है, क्या नुकसानात हैं और किस तरीके से हम प्रिकॉशंसली उससे बच सकते हैं। तो हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर रियाज असलम साहब मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है कि हम इनसे पूछ सकें कि शदीद गर्मी में तो ये जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। सर बताइए ना, ये जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं पहले तो इनके लिए गर्मी जो है कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है और जिस तरीके की गर्मी अभी लाहौर में पड़ रही है। देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपके फूल मुरझा गए, इसी तरह हमारे दिल के मरीज़ भी इस सख्त गर्मी में मुरझा जाते हैं। ये आप समझ लें कि शदीद गर्मी, शदीद सर्दी और हबस उनके लिए ज़हर कातिल का दर्जा रखती है। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जिस तरह लास्ट अपने प्रोग्राम में किया था कि दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। कुछ दिल की खून की नालियों की तंगी की वजह से होते हैं जिन्हें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, कुछ मसल्स की वजह से होते हैं जिसे कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं, और कुछ जो हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं जो दिल के वेल्व्स की वजह से होती हैं। ये बताने का मकसद ये था कि आगे जब मैं चलूँगा और मुख्तलिफ़ बीमारियों का ज़िक्र करूँगा और गर्मी से उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है और हम उस गर्मी को दूर करने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो वो तदाबीर मुख्तलिफ़ दिल की बीमारियों में मुख्तलिफ़ हैं। सबसे पहले तो जो शदीद गर्मी होती है, तो जो हमारे साइंसी असूल हैं उसके मुताबिक जिस्म जो है हीट रेडिएट करता है। उसके लिए दो तरह से जिस्म अपने आप को एक्लिमेटाइज़ करता है। एक तो रेडिएशन होती है और एक पर्सपिरेशन या पसीना आना होता है। अच्छा, रेडिएशन के लिए खून का ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन ज़्यादा होना पड़ता है, जिसकी वजह से धड़कन तेज़ होती है और दूसरा ब्लड प्रेशर की चेंजेस आती हैं। अच्छा, जब धड़कन तेज़ होती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो खून की नालियों के दिल के मरीज़ खून की नालियों के हैं, जिन जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के हैं, तो उनकी जब ऑलरेडी नालियां तंग होती हैं तो जब उनमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट मसल को। तो एक तो ये रेडिएशन और एक पर्सपिरेशन। दूसरी चीज़ ये होती है कि हबस जो होता है, हबस का मतलब ये है कि नमी फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाती है और जब नमी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो मरीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो प्रॉपर उन्हें नहीं मिलती। इसलिए जो भी मरीज़ मेरे पास आता है क्लिनिक पे कंसल्टेशन के लिए, मैं उनको तीन चीज़ सबसे पहले लिख के देता हूँ कि सख्त गर्मी, सख्त हबस और सर्दी से बचें। लामहल्ला उसमें उनका सवाल ये होता है कि इससे हम कैसे बचें। तो मैं उन्हें कहता हूँ जी कि आप सख्त गर्मी में कूलर लगा लें और सख्त हबस में आप एसी लगा लें, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखना ज़रूरी है ना। हाँ जी सर, जैसे अब इतनी जो शदीद गर्मी पड़ रही है, हाँ। इंसान की बॉडी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए? देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहता है। बॉडी उसको अपने आप को 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब रखती है। ये जो मैंने पहले रेडिएशन और पर्सपिरेशन या पसीना आने की, स्वेटिंग की बात की थी ना, वो यही थी कि वो बॉडी उस स्वेटिंग से और रेडिएशन से वो टेम्परेचर को 98 पे ले आती है। नमी की बात मैंने उसके बाद की थी, वो हबस के लिए थी। तो जो बॉडी टेम्परेचर करने के लिए वो जो बॉडी के अंदर मैकेनिज़म्स काम करते हैं, उससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अच्छा। तो इसलिए गर्मी के साथ जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून लेके जा रहे होते हैं दिल के पट्टों को, उनमें ऑलरेडी तंगी होती है, तो वहाँ से ज़्यादा खून चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि तंगी की वजह से उतना खून जा नहीं सकता। जब धड़कन तेज़ होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन तंगी की वजह से ज़्यादा ब्लड नहीं जाता, तो ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट मसल को नहीं पहुंचती। अच्छा। ये आपके मौसम वाला है। दूसरा जो हबस है ना, हबस में फ़िज़ा में नमी होती है। जब फ़िज़ा में नमी होती है तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, तो हम जो एयर इनहेल कर रहे होते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होती है। अब देखिए ना कि दिल के मरीज़ जो हैं, अगर उनको आप बाहर सड़क पे चलाएं और उसके बाद उन्हें ला के आप यहाँ अपने एयर कंडीशनड हॉल में बिठाएं तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि ये आपका एयर कंडीशनर जो है नमी सक कर लेता है और
ड्राई एयर अंदर भेज रहा होता है, तो उससे वो, और दूसरा उनका जिस्म का टेम्परेचर भी सेटल हो रहा होता ऑक्सीजन है, ईजी हो तो जाती है। उसलिए बेहतर होता है। अच्छा जी, डॉक्टर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आज हम गर्मी के हिसाब से बात करें कि शिद्दत में जो लोग पेशेंट होते हैं, दिल के अमराज जिनको होते हैं, तो वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर रियाज साहब से पूछेंगे कि आज डाइट भी हमें ज़रा बता दें कि हमने कौन कौन सी डाइट का ख्याल रखना है, कौन से मशरूब जो हैं वो पी सकते हैं, जो दिल के पेशेंट हैं वो कौन से मशरूब छोड़ दें, अवॉइड करें, प्लीज़ सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये आपने बहुत ही टू द पॉइंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वो आपने कर दिया है। शुरू में मैंने एक बात की थी कि दिल के अमराज मुख्तलिफ होते हैं। हर किसी का ये ख्याल होता है कि ज़्यादा पानी पिएं, और ठीक भी है, ज़्यादा लिक्विड्स इस्तेमाल करें। गर्मी के लिए हम लोग बेताशा लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे शरबत की सूरत में, पानी की सूरत में, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, व्हाट्सएवर इट इज़। लेकिन ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। देखिए, जिनके दिल का अमराज है, उनकी हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ, दिल की तकलीफ़ हुई, एंजाइना हुआ, एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास हो गया, अब इन मरीज़ों के अगर दिल का फंक्शन ठीक है, दिल के फंक्शन से मुराद होती है दिल की पंपिंग कैपेसिटी, नॉर्मली ये 50 to 70% होती है, तो इट्स समवेयर बिटवीन 50 to 70%। इसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये दिल की पंपिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर तो ठीक है, फिर तो वो जितने मर्ज़ी लिक्विड्स लें, और जो गर्मियों में है ये लिक्विड्स लेना उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, मशरूबात का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया है, तो ऐसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, साथ शुगर है, तो फिर मीठे मशरूबात ना इस्तेमाल करें, जिसका शरबत हुआ या कोल्ड ड्रिंक्स हुई, तो उनको आप इस्तेमाल ना करें। फिर आप ऐसा मसलन दूध बगैर, मलाई के, बगैर चीनी के आप ले सकते हैं, या समथिंग लाइक इट, जिस तरह सर हमें जैसे लगा दिया जाता है बजूरी का शरबत, संदल का शरबत, देखिए अगर डायबिटिक, ये मगर उसमें मिठास ऑलरेडी होती है। इफ़ द पर्सन इज डायबिटिक, उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है। आम बंदा ले सकता है, मगर आम बंदा ले सकता है जिसको दिल की तकलीफ़ है, उसकी दिल की पंपिंग नॉर्मल है, अच्छी है, तो वो ले सकता है। वो फिर और वो मीठे शरबत भी ले सकता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। देखिए, सबसे पहले मशरूबात से पहले जो है ना, चंद एहतियातें अगर हम कर लें ना, आपने ख़ुद बताया कि एहतियात हर चीज़ में बेहतर होती है, तो एहतियात कर लें तो वो सबसे बेहतर है। सही बात। लाइकवाइज आप अपने आप को ठंडा रखें। जिस तरह मैंने कहा था कि मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कूलर में रहें या एसी में रहें, उनको बिजली के बिल का रोना पड़ जाता है। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह आप बिला वजह, सबसे पहले तो बिला वजह गर्मी में घर से बाहर ना जाएं, और स्पेशली उस टाइम पे जिस तरह दोपहर है, जब तेज़ धूप है, उसमें बाहर ना जाएं। अगर बहुत ही मजबूरी है तो सर को ढांप के जाइए। सर मगर कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, तो पैदल भी चलना पड़ता है, और अब फिर वो लोग बेचारे क्या करें? उसमें यही होता है ना कि अपने सर को ढांप के जाएं, कोशिश करें कि कोई छतरी ले लें या कोई ऐसे रास्ते से जाएं जिसमें अम्ब्रेला इज अ गुड आइडिया, यस, जहाँ पर दरख्तों की छाँव हो, उसमें से गुजर जाएं। क्योंकि देखिए, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि काम तो हर एक को करना पड़ना है। हम किसी को ये नहीं कह सकते तुम्हें दिल की तकलीफ़ है तुम घर बैठ जाओ। तो ये जो सबसे पहली एहतियात है। फिर घर में भी आप घर को भी आप ठंडा रख सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जो पानी आप इस्तेमाल करें वो मुनासिब टेम्परेचर का, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा तो ना हो लेकिन ठंडा होना चाहिए, उससे भी आपके जिस्म का टेम्परेचर कम होता है। तो जो तो दिल के मरीज़ जिनके दिल की पंपिंग अच्छी है वो तो मशरूबात ले सकते हैं। अब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिस तरह कार्डियोमायोपैथी के मरीज़ हैं कि उनका हार्ट मसल डैमेज हो गया, उनकी दिल की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, सिर्फ 30% रह गई है, 35% रह गई है। तो जब वो पंप करते हैं तो पूरा ब्लड बाहर नहीं जाता पूरे जिस्म को, कुछ वापस रह जाता है और वो बैक प्रेशर से लंग्स की तरफ भी जाने का डर होता है। तो ऐसे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा पानी या नमक नहीं लेना चाहिए। हम आमतौर पर स्कंजी यूज़ करते हैं इस मौसम में अपने लिए कि जी स्कंजी पीनी है, अब हमेशा से यूज़ हो रही है। सर ये भी करते हैं ना कि जैसे ये पानी की पूरी बोतल है तो उसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे, इसको डाइल्यूट कर देंगे, सो उससे भी थोड़ा सा नमकियात वाला पानी चला जाता है बॉडी में, तो डिहाइड्रेट नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हार्ट वाले नहीं ले सकते, जिनके तो दिल की पंपिंग ठीक है और तो वो तो ले सकते हैं। ओके।
क्योंकि जिनकी दिल की पंपिंग जिस तरह कार्डियोमायोपैथी मैंने कहा है तो वो ठीक नहीं है, वो वाले मरीज़ जो हैं वो ये वाला पानी नहीं ले सकते क्योंकि नमक पानी को होल्ड करता है, वो पहले ही पंपिंग कम है तो उनको फेफड़ों में या जिस्म में पानी जमा होने का डर होता है। अच्छा। तो वो कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ मैंने कहा है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में भी जब वेल्व तंग हो जाता है या लीक करना शुरू हो जाता है तो भी वो ज़्यादा खून जमा हो जाता है। उन लोगों में भी हम अगर उनके ये तंगी बहुत ज़्यादा हो गई है या लीकेज जिसे रिगर्जिटेशन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया है, दिल फैलना शुरू हो गया है, तो उन्हें हम पानी भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फ्लूइड्स मेरा मतलब है पानी, चाय, दूध, शोरबा वगैरह एवरीथिंग इंक्लूडेड। और उसके साथ हम नमकियात या नमक स्पेशली हम कहते हैं कि कम इस्तेमाल करें, उसको 1/4 कर दें नॉर्मल जितना आप इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर नमक पानी को जमा ना करे और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, दिल के ही मरीज़ हैं लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मरीज़ हैं। तो उन मरीज़ों में जिनमें दिल की पंपिंग अच्छी है उनमें आप पानी भी ले सकते हैं, नमकियात भी ले सकते हैं, लेकिन जिनमें अच्छी नहीं है उनमें आपको बड़ा सोच समझ के पानी और नमकियात देना पड़ते हैं। थैंक यू सो मच रियाज साहब, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया हमारा, बट हाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हमारे लिए बड़ी कार आमद है और आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है आपने अपने ऑडियंस के लिए मदू किया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपके इन प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस होगी और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।